एवरीवन, जैसा कि आपको पता है हम कॉस्ट अकाउंटिंग सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। ये जो लेक्चर है वो सेकंड पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का। प्रीवियस लेक्चर में हमने है जो इसके इंट्रोडक्शन को, डेफिनेशन को, पर्पस को और कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, उसके मेथड्स एंड टेक्निक्स को समझा था ब्रीफली तौर पर। आज की जो क्लास है या आज से जो क्लास स्टार्ट होगी वो हम जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने जिनको ब्रीफली तौर पे हमने समझा था उनको हम ब्रॉडली तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को हमने है जो कई बेसिस पे हमने डिवाइड किया हुआ है। डेट इज़ फंक्शनल, आइडेंटिफिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, और भी थे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के, कंट्रोलेबल, नॉन कंट्रोलेबल, प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टर्म्स हमने है जो इनको अलग अलग और भी सब कैटेगरी कर दिया उसका। तो उसी में पहला जो आता है हमारा फंक्शनल बेसिस पे जो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन किया है, उसमें जो है मैन्युफैक्चर कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये 4 कॉस्ट हमारे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जिनको वन बाय वन समझेंगे। पहला हमारा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी मैंने ये समझाने की कोशिश किया है, एक इजी वे में समझाने की कोशिश किया है ताकि जो मेन पॉइंट है उनको आप माइंड में याद रखें। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जैसे कि मैन्युफैक्चर करना है प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये फैक्ट्री ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमेशा जो है फैक्ट्री ऑपरेशन से रिलेट करता है और इसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं या प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को। ओके, तो डेफिनेशन देखिए, लिखा हुआ है कि रिलेटेड टू फैक्ट्री ऑपरेशन विच आर इसेंशियल टू द कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्ट के कंप्लीशन के लिए, यानी एक प्रोडक्ट को स्टार्टिंग से यानी रॉ मटेरियल से लेकर उसको एक फिनिश प्रोडक्ट तक पहुंचाने में जो भी ऑपरेशन उस फैक्ट्री में किया जा रहा है, सारा हमारा जो भी कॉस्ट आया वो किस में इंक्लूड होगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंडर। ओके, अब इसमें जो है हमेशा हम डायरेक्ट वाले को इंक्लूड करते हैं, इनडायरेक्ट वाले को इंक्लूड नहीं करते। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो जाएगा। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हमने पढ़ा था मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, तो उनमें जो डायरेक्ट वाले थे उन्हीं को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोलते हैं। सेकेंड जो आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ठीक है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटिव जो है, तो इनकर्ड ऑन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द फर्म, मतलब जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटिव होता है और जिनको फर्म कंट्रोल कर सकती है। ऐसे कोस्ट जिन पर है जो फर्म अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो उनको है जो कम किया जा सकता है, जिसमें फर्म का कंट्रोल होता है। ठीक है, वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट में आते हैं। एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि सैलरीज हो गई, रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, रिपेयर्स ऑफ द ऑफिस फर्नीचर्स हो गए, ये सारे हमारे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट के अंडर आता है। ओके, दूसरे एक थर्ड पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एक्सपेंडिचर, ठीक है, कोई भी एक्सपेंडिचर जो डायरेक्टली रिलेट नहीं करते वो सभी भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में ही इंक्लूड किए जाएंगे। जो डायरेक्टली रिलेट नहीं करते, किससे? प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेट नहीं होना चाहिए, सेलिंग से नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से डायरेक्टली रिलेट नहीं होने चाहिए। बिकॉज ये अपने में मतलब खुद ही एक सेलिंग कॉस्ट का हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का हो जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट का हो जाता है। तो जो इन चारों से रिलेट नहीं करते वो एक्सपेंडिचर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में इंक्लूड किए जाएंगे। ओके, तो ये दो हमारा है जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो गया। देन जो थर्ड है हमारा सेलिंग कॉस्ट। ओके, सेलिंग कॉस्ट नाम से पता चल रहा है, जब हम गुड्स बन जाता है उसको सेल करने के लिए जो भी हम एक्सपेंस करते हैं वो सारे एक्सपेंसेस हमारे किस में इंक्लूड किए जाएंगे? सेलिंग कॉस्ट में। तो इंकर्ड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स की सेल करने में जो भी एक्सपेंसेस है उन सबको इंक्लूड किया जाएगा हमारा सेलिंग कॉस्ट में। इसमें आपको एग्जांपल याद रखना है, दैट इज वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, वेयर हाउसिंग करते हैं हम, एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो ये सारा हमारा पार्ट किस में आएगा? सेलिंग कॉस्ट के अंडर आएगा। देन है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी हम नाम से पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट यानी अब है जो गुड्स को हमने सेल कर दिया, अब उसको कस्टमर तक पहुंचाना है। ठीक है, तो
पहुंचाने का जो भी खर्चा होगा, जो भी एक्सपेंस हुआ, वो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। इंकर्ड ऑन डिस्पैच ऑफ फिनिश गुड, फिनिश गुड के डिस्पैच पर, मतलब जो भी इंकर्ड हुआ उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं टू कस्टमर, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटिव जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही तो कस्टमर तक पहुंचेगा फिनिश गुड को। तो एग्जांपल में आ जाता है उसकी पैकिंग, कैरिज एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड। और भी सारे होते हैं बट फिलहाल थोड़े ही एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंडर आता है, ठीक है। तो ये हमने अभी फंक्शनल कॉस्ट के बेसिस पे हमने है जो कॉस्ट को कैटेगराइज किया था मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। अब जो सेकेंड है बेसिस है दैट इज प्रोडक्ट के आइडेंटिबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट की आइडेंटिबिलिटी के ऊपर था वो दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ओके। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसका भी नाम से ही पता चल रहा है, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, गुड्स के प्रोडक्शन में। तो हम इसमें हम जो डायरेक्ट कॉस्ट में एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं डायरेक्ट कॉस्ट दैट मीन्स रॉ मटेरियल एंड लेबर, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो वाले कॉस्ट होते हैं जिनका डायरेक्टली रिलेशन होता है किसके साथ, फिनिश्ड गुड के साथ, ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट के साथ सीधा उसका है जो रिलेशन होता है, और इसको हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। लेबर का पता चल सकता है, हमें रॉ मटेरियल हमारे कितने का आया है, ये सारे हमें डायरेक्टली पता चल रहा है, तो ये हमें डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट कॉस्ट सीधा इसका अपोजिट होता है जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे फैक्ट्री लाइटिंग हो गया, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग हो गया, ठीक है। और इसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम है जो ओवरहेड भी बोलते हैं या फिर ओन कॉस्ट भी कहा जाता है, ये ध्यान आपको रखना है। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम ओवरहेड या फिर ओन कॉस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। और इनको हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता इन दी प्रोडक्शन में, ठीक है, और इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो ये हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट था जो कि प्रोडक्ट के आइडेंटिबिलिटी के ऊपर बेस्ड था। अब जो थर्ड है वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉस्ट के ऊपर बेस है, दैट इज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट दैट इज फिक्स्ड, ओके, बट इसमें एक और आपको ध्यान रखना है कि फिक्स्ड हमेशा फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। फिक्स्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन दी वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, दैट मीन्स कहने का मतलब ये है वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, आउटपुट यानी जो भी आपका फिनिश प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ है उसकी वॉल्यूम चाहे जितना भी इंक्रीज हो चाहे जितना भी डिक्रीज हो, यानी चेंजेस हो रहा है, आप उसको इंक्रीज कर रहे हो डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जो हमारा फिक्स कॉस्ट है वो हमारा फिक्स कॉस्ट ही रहेगा, उसका और इसका कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में आ गया रेंट, लीज, सैलरी, ठीक है। एक और मैंने पहले बोला था कि फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स नहीं होता, ठीक है, एक सर्टेन लेवल प्रोडक्शन एक्टिविटी पे ये फिक्स माना जाएगा फिक्स कॉस्ट को, ठीक है। देन आता है सेकंड इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ डायरेक्टली रिलेट करता है। लेवल ऑफ आउटपुट कहने का मतलब ये है कि आपने अपना आउटपुट को बढ़ा दिया है, ठीक है, पहले 1000 कर रहे थे, अब आपने 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट भी उसके अकॉर्डिंग ही इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होगा तो हमारा मतलब लेवल ऑफ आउटपुट बोल दीजिए या फिर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बोल दीजिए, हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। उसी तरीके से अगर ये डिक्रीज होता है तो ये भी डिक्रीज होगा, ठीक है, दोनों का रिलेशन एकदम सिमिलर चलता है। देन है लास्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट, दैट मीन्स हाफ ये फिक्स्ड माना जाएगा, हाफ ये वेरिएबल होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है टेलीफोन बिल्स, ओके। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा टेलीफोन बिल्स, बिकॉज देयर इज मिनिमम रेंट एंड आफ्टर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉल्स द चार्जेस आर अकॉर्डिंग टू अ नंबर ऑफ कॉल्स मेड। कहने का मतलब ये है कि इसका एक कम से कम रेंट होता है और आफ्टर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉल्स, आपने एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉल्स ही किया है, ठीक है, तो जो चार्जेस होगा उस कॉल्स के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। आपने सिर्फ 10 कॉल्स किए हैं तो 10 कॉल का ही आपका है जो खर्चा माना जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ है जो सेमी वेरिएबल में अभी आ जाता है और थोड़ा हमारा पार्टली फिक्स भी हो जाता है और पार्टली वेरिएबल भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है
फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट जो कि प्रोडक्ट की आइडेंटिबिलिटी के ऊपर बेस्ड था कॉस्ट, उसको भी हमने यहाँ पे समझ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा डिसीजन मेकिंग के ऊपर बेस्ड है। ओके, सो डिफरेंशियल कॉस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, डिफरेंशियल कॉस्ट जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफरेंशियल कॉस्ट में स्पेशल पूछ लिया जाता है कि डिफरेंशियल कॉस्ट होता क्या है। ठीक है, इसको हम इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अगर वो बढ़ रहा है तो वो इंक्रीमेंट में आ जाएगा, अगर वो घट रहा है तो वो डिक्रीजमेंट में आ जाएगा। ठीक है, बस डिफरेंस ये होता है। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंशियल कॉस्ट होता क्या है? डिफरेंशियल नाम से पता चल रहा है डिफरेंस जो बताए। ठीक है, अब आपको समझना है कि डिफरेंस कैसे पता चलेगा। तो डिफरेंस वो किसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस बता रहे हैं वो इन दी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में आपको डिफरेंस बताता है। टोटल कॉस्ट ऑफ किसका? टोटल कॉस्ट ऑफ अमंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। वेरियस बोल सकते हैं या फिर आप दो ऑल्टरनेटिव्स लेके चल सकते हैं। ठीक है, उनका जो सपोज एक पहला जो ऑल्टरनेटिव है जो सेकंड ऑल्टरनेटिव है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा डिफरेंशियल कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर एक फर्म जो है 1 लाख आइटम उसको प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अब उसके बाद 2 ऑप्शंस आते हैं। ये बेस्ट एग्जाम्पल आपको ये समझने के लिए होगा और इसको याद भी रखना है आपको कि एक फर्म है उसको प्रोड्यूस करना है 1 लाख आइटम्स। ठीक है, 1 लाख आइटम्स उसको प्रोड्यूस करना है। अब उसके पास 2 ऑप्शंस है, 2 ऑल्टरनेटिव्स है। फर्स्ट इज कि वो कैसे उसको प्रोड्यूस करो। फर्स्ट वो ऑटोमेटेड ऑपरेशन के थ्रू है जो उसको प्रोड्यूस कर सकता है अपने आइटम्स को। सेकंड वो डायरेक्ट लेबर के थ्रू भी प्रोड्यूस कर सकता है। अब यहाँ पे कॉस्ट की बात करते हैं, तो अगर वो ऑटोमेटेड ऑपरेशंस के थ्रू अपने जो आइटम्स को प्रोड्यूस करेगा तो उसका कॉस्ट जो आता है वो 12 लाख के बीच आ जाता है। ठीक है, कितने के बीच? 12 लाख। देन अगर वो डायरेक्ट लेबर का है जो चूज करता है उस ऑल्टरनेटिव्स को, देन उसका जो है 14 लाख का आ जाता है कॉस्ट। ठीक है, अब इसका टोटल कॉस्ट है हमारा 12 लाख का, इसका टोटल कॉस्ट हमारा 40 लाख का। डिफरेंस कितने का हो गया? 2 लाख का। तो ये जो डिफरेंस आया है दैट इज डिफरेंशियल कॉस्ट। ओके, ये जो डिफरेंस आया है उसी को हम डिफरेंशियल कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बढ़ भी सकता है, ये घट भी सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है जब भी आपको डिफरेंशियल कॉस्ट को बारे में पूछा जाए। तो वेरियस ऑल्टरनेटिव इसके बाद 2 थे, ऑटोमेटेड ऑपरेशन और डायरेक्ट लेबर। उसको जो भी चूज करेगा उसके बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज डिफरेंशियल कॉस्ट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन है संक कॉस्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम से इसका है संक। ठीक है, सो आपको जब भी संक कॉस्ट के बारे में पूछा जाए तो आपको हमेशा एक ध्यान रखना है संक, दैट मीन रिलेटेड टू पास्ट। ओके, रिजल्ट फ्रॉम पास्ट एक्सपेंडिचर, यानी जो भी आपने प्रीवियस एक्सपेंडिचर किया होगा उसके बेसिस पे है जो एक रिजल्ट को तैयार करना कि हाँ भाई आने वाले साल में भी हमें इतने का खर्चा करना पड़ सकता है, इतने कॉस्ट हमारी आ सकती है। ठीक है, पास्ट एक्सपेंडिचर को देखकर जो हम बनाते हैं। एंड क्योंकि ये पास्ट होता है इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी चेंज एंड नो और इस पर कोई कंट्रोल भी नहीं होता हमारा क्योंकि ये पास्ट है। ठीक है, पास्ट एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है। इसका एग्जांपल है कि पास्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हमने जो इन्वेंट्री का जो पास्ट कॉस्ट होगा उसके बेसिस पे हमने आने वाले इन्वेंट्री के कॉस्ट को डिटरमाइन किया। ओके, तो दैट इज संक कॉस्ट। ठीक है, संक को जब भी आए तो आपको ध्यान रखना है पास्ट एक्सपेंडिचर को। ओके, देन नेक्स्ट इज इम्प्यूटेड कॉस्ट। डिसीजन मेकिंग कॉस्ट का ये टाइप है जिसमें थर्ड है हमारा इम्प्यूटेड कॉस्ट, जिसको इम्प्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं। इम्प्लिसिट यानी इनसाइड। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इनसाइड। तो इस पे जो है ये जो कॉस्ट है इंक्लूडिंग कॉस्ट अकाउंट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन, यानी एक मैनेजरियल डिसीजंस लेने के लिए ही इन कॉस्ट को हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इम्प्लिसिट इनसाइड की बात हो रही है। ठीक है, तो इनसाइड में कौन होते हैं? जो मैनेजमेंट के बारे में होगा, आउटसाइडर कोई और होते हैं। ठीक है, पहले आपको इनसाइड और आउटसाइडर जो भी है उनको पहले समझना जरूरी है। तो इनसाइडर में सारे जो मैनेजर्स होंगे, मैनेजरियल डिसीजन जो लिए जाते हैं, दैट इज कम अंडर द इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके, एग्जाम्पल ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, रेंट ऑफ ऑन बिल्डिंग हो गया। कहने मतलब ये है कि जो भी मैनेजर होगा, जो भी डिपार्टमेंट से रिलेटिव होगा, तो मैनेजरियल डिसीजन वो ये लेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब उसको ये डिसाइड करना है कि वो कैपिटल्स को यानी अगर उसने डिवेंचर लिए था
लिया था तो उसको उस पर कितना इंटरेस्ट पे करना चाहिए, ये एक मैनेजर ही उसको डिसीजन ले पाएगा, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग्स वाले कैटेगरीज में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेंट ऑफ ऑन बिल्डिंग, उसके खुद की बिल्डिंग की रेंट उसको कितना देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंडर आता है, जो कि एक मैनेजर जो मैनेजमेंट कर रहा है वही एक डिसीजन लेगा। ये इनविजिबल कॉस्ट होते हैं और नॉट इंकर्ड डायरेक्टली, बिकॉज ये इनविजिबल होते हैं इसलिए वो डायरेक्टली इंकर्ड भी नहीं होंगे। ठीक है, ये भी ध्यान आपको रखना है। देन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम बार बार पढ़ रहे हैं। मैंने प्रीवियस, अगर आपने वीडियो देखी होंगी, उसमें भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बार बार पूछा गया था। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही है कि बेनिफिट foregone as a result of accepting one course of action। ठीक है, foregone that is sacrifice आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पार्ट आया था, जिसमें मैंने यही बताया था कि वो डिविडेंड डिसीजन से रिलेटिव भी था, कि अगर जो शेयर होल्डर्स हैं वो है जो अपने डिविडेंड अगर उन्हें इस साल चाहिए नहीं, वो है जो अगर इस साल नहीं चाहते, डेट इज उन्होंने फोरगोन कर दिया, डेट मीन्स उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया और उन्होंने कहा कि हम अगले साल इसको लेंगे, इस डिविडेंड को इस साल ना लेकर। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर इसमें हम समझे, सपोज प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 2 है। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट 1 मुझे है जो डबल बेनिफिट प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू सेकेंड प्रोजेक्ट की कंपेरिजन में। ठीक है, तो हम किसे चूज करना पसंद करेंगे? P1 को, बिकॉज ये हमें डबल प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, डबल प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा है, ये भी प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने इस अपॉर्चुनिटी को हमने क्या कर दिया? लूज कर दिया। और किसको चूज किया? प्रोजेक्ट 1 को। ठीक है, दोनों से प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमने P2 को ना सिलेक्ट करके P1 को सिलेक्ट किया, बिकॉज ये हमें हायर प्रॉफिट और हायर बेनिफिट हमें प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। तो ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था। तो ये हम डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे हमने है जो इसको क्लासिफाई किया कॉस्ट को, डिफरेंशियल कॉस्ट, संक कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये 4 कॉस्ट हमारे आते हैं डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे। ठीक है, देन हमारा जो था वो है प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। ठीक है, सो प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने जो एग्जाम्स में देखे हैं, और अगर आप कहीं इंटरव्यू भी देने जाते हैं तो वहाँ पे भी पूछ लिया जाता है एज यूजुअल कि प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है या पीरियड कॉस्ट क्या होता है, तो इसको भी समझना जरूरी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट ये आपको ध्यान रखना है, प्रोडक्ट और पीरियड हमेशा जो प्रॉफिट को डिटरमाइन करते हैं। किसको डिटरमाइन करते हैं? प्रॉफिट को। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है प्रोडक्ट और पीरियड हमेशा जो है प्रॉफिट डिटर्मिनेशन के लिए सिग्निफिकेंट माना जाता है। इंपॉर्टेंट किस लिए होता है? प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए। तो अगर प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है? नाम से पता चला जो कि प्रोडक्ट के साथ रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, विच आर इजिली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्ट, जो इजिली हम उसको कन्वीनियंटली हम उसको है जो एट्रीब्यूट कर सकते हैं। एट्रीब्यूट कहने का मतलब कि हम उसको इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट जिसे बोलते हैं, तो प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है प्रोडक्ट कॉस्ट। देन थर्ड पॉइंट में ये है कि कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। ये तीनों का सबमिशन होता है प्रोडक्ट कॉस्ट। एज अ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की तरह ही इसको सिमिलर माना जा सकता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट। इसमें मैंने एक पॉइंट लिख भी दिया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ही हम प्रोडक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, उसको ट्रीट किया जाता है उसकी उसी तरीके से। देन जो है पीरियड कॉस्ट, पीरियड दैट मीन्स रिलेटेड टू टाइम। ठीक है, ये हमारे टाइम के साथ रिलेट करता है। एट्रीब्यूटेबल टू टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल के साथ इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डोंट अटैच टू प्रोडक्ट, बिकॉज ये पीरियड है तो टाइम के साथ रिलेट करें तो प्रोडक्ट के साथ अटैच नहीं होगा। ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, जबकि जो प्रोडक्ट था वो मैन्युफैक्चरिंग में आता है। अब जो है इसको चार्ज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, पीरियड कॉस्ट को हम चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इसका एग्जांपल जो है जैसे हम बोल सकते हैं रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, सैलरी ऑफ कंपनीज एग्जीक्यूटिव्स। ओके, तो ये हमारा पीरियड कॉस्ट था और ये हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट था। तो ये था डिफरेंस हमारा प्रोडक्ट और पीरियड कॉस्ट में। ठीक है, एक और पॉइंट है दैट मीन्स कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल। जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है जिस वो कॉस्ट जिनको हम या फिर जो फर्म है वो इजिली जिसपे कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, उसके खुद के जो खर्चे हो जाए जैसे रेंट या फिर कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो इजिली है जो एक जो फर्म जो है इजिली उस पर कंट्रोल अपना कर सकती है। ठीक है, नॉन कंट्रोलेबल वो खर्चे जो जिसपे नहीं कर सकती। सपोज अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए,
ठीक है। तो उन टैक्सेस को टैक्सेस बढ़ा दिए तो वो ये भी एक तरह का एक्सपेंस है, ठीक है। तो उस पर वो कंट्रोल नहीं कर सकती, वो कम नहीं कर सकती एक फर्म, ठीक है। तो ये मेन एग्जाम्पल थे नॉन कंट्रोलेबल एंड कंट्रोलेबल कॉस्ट के, ठीक है। तो आज हमने जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को इस लेक्चर में समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।